हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके शिक्षक भर्ती और आपके अमीन पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और समझते हैं कि क्या होगा इनका आंसर और कैसे हमको पहचानना है कि कहां पर क्या गलत है और कहां पर क्या सही है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ठीक है, यहां पर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, द सिनोनेम ऑफ द बारबेरियंस। सिनोनेम किसका पूछा गया है? बारबेरियन का सिनोनेम यहां पर पूछा गया है। ठीक है, पहले समझिए क्या होता है बारबेरियन। ठीक है, बारबेरियंस का मतलब होता है भैया जंगली। क्या होता है? जंगली, विभत्स, जंगली, है ना। जिसको जो अच्छा ना हो, असभ्य, जंगली, उसको क्या बोलते हैं अपन? बारबेरियंस बोलते हैं। तो यहां पर देखिए डैमेज का मतलब क्या होता है? खराब, टूटा हुआ। डैमेज का मतलब क्या होता है? खराब। बोल्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? बोल्ड का मतलब होता है मतलब एक बढ़िया व्यक्ति, जो दमदार व्यक्ति है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बोल्ड बोलते हैं, दमदार होता है। क्लेवर का मतलब होता है, बोल्ड का मतलब अपन बोल सकते हैं क्या? दमदार। क्लेवर का मतलब होता है क्या? चालाक। और वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। क्या होता है? जंगली। तो हमको पूछा गया है क्या? सिनोनिम। क्या पूछा है? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची या फिर समानार्थी। मतलब इसका पर्यायवाची बारबेरियंस मतलब क्या होगा? वाइल्ड होगा, जंगली होगा। समझ में आया? ना तो क्लेवर होगा, ना ही बोल्ड होगा, ना ही डैमेज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि अपने को क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है इसका। ये रहा पहला प्रश्न। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ टीचर एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम करिकुलम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क भारतीय पाठ्यचर्या का विषय। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भारतीय पाठ्यचर्या का विषय विषय 2005। ये किसने लाया था? तो ये लाया था एनसीईआरटी। किसने लाया था ये? एनसीईआरटी। किसके द्वारा लाया गया है ये? एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया है। ये शिक्षक के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। इसमें टीचर क्या होता है? टीचर एक स्टूडेंट का बॉस होता है, लीडर होता है, फैसिलिटेटर होता है या फ्रेंड होता है। देखिए, बॉस तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे, मालिक तो होगा नहीं वो। दूसरा आते हैं अपन, लीडर, नेता तो होगा नहीं, फ्रेंड, दोस्त भी नहीं होगा, तो क्या होगा? फैसिलिटेटर, मतलब जो उसको फैसिलेट करेगा, चीजों को उसके लिए सरल बनाएगा, उसको जो फैसिलिटी देगा, वो कौन होता है? टीचर होता है फैसिलिटेटर। समझे? जो क्या करे, चीजों को उसके लिए सरल बनाए, फैसिलिटी दे उसको, जो स्टूडेंट को समझने के लिए, वो क्या कहलाएगा? वही एक टीचर होता है। किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। लाया कब इसे? 2005 में। किसने लाया? तो एनसीईआरटी ने लाया। किसके द्वारा लाया गया ये? एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया। भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विषय हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, टू गो थ्रू थिक एंड थिन। देखो, गो थ्रू थिक एंड थिन। अब ये जो थ्रू थिक एंड थिन है ना, ये क्या है? एक ईडियम है। क्या है ये? ईडियम है। ठीक है, ईडियम। इसका आपको अर्थ जाना, मतलब ये क्या है? एक कहावत है। ठीक है, गो थ्रू थिक एंड थिन। लूज अ लॉट ऑफ वेट, बहुत ज्यादा वजन घटाना इसका मीनिंग होगा। नहीं। हैव मैनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, गेट मैरिड, गेट इनटू ट्रबल। मुसीबत में पड़ जाना, शादी कर लेना, लूज अ लॉट ऑफ वेट, बहुत ज्यादा वजन घटा लेना। ना तो ये इसका मीनिंग है, ना ही ये इसका मीनिंग है, और ना ही ये इसका सही मीनिंग है। इसका जो सही मीनिंग है क्या है? हैव मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहां पर आप समझिएगा, टू गो थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कहने का मतलब है मोटे और पतले से गुजरना, मतलब उतार और चढ़ाव जिसने अपने जीवन में देखा हो, तात्पर्य वो है। तो हैव मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको बहुत सारे अलग अलग फील्ड का क्या हो? अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति को हम बोलते हैं ये चीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैव मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? गो थ्रू थिक एंड थिन का। आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज। मतलब जेंटल मतलब एक सभ्य, एकदम आसानी से, आसान बोल सकते हैं, और पेनलेस दर्द रहित, एकदम आसान या दर्द रहित मौत क्या होता है? एफोरिया, ठीक है, एमनीसिया, ठीक है, पेनेसिया और यूथेनेसिया। अब देखो, एफोरिया और एमनेसिया ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। पेनेसिया रामबाण होता है, ये भी नहीं होगा। एमनेसिया क्या होता है? स्मृति शक्ति क्षीण हो जाना, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाने को हम क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन?
एमनेसिया बोलते हैं, जिसमें याददाश्त एकदम कमजोर हो जाता है सामने वाले का, ये बीमारी है एमनेसिया। और अगली बात करें किसकी, पेनेसिया, ये होता है रामबाण। जब आप किसी चीज का इलाज करते हैं तो उसके लिए जैसे अपन रामबाण बोलते हैं, नहीं तो एकदम रामबाण की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, रामबाण। रामबाण इसका मतलब क्या होता है, स्मृति शक्ति छिन्न हो जाना। स्मृति शक्ति मतलब याददाश्त कमजोर, स्मृति शक्ति एकदम छिन्न हो जाना, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाना, ठीक है। एफोरिया क्या होता है, उत्साह, इसका मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है इसका मतलब, उत्साह होता है। तो बच क्या गया, ठीक है, एथोनेसिया। एथोनेसिया का मतलब क्या होता है पता है, स्वयं से जब आप मृत्यु जो आप निकालते हैं ना, मतलब एक प्रकार से सुसाइड आप समझ सकते हैं कि स्व मृत्यु, मन चाहा मृत्यु, है ना, मन चाहा डेथ, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूथेनेसिया। क्या बोलेंगे अपन उसको, यूथेनेसिया बोलेंगे। मन चाहे मृत्यु को, इच्छा मृत्यु को, इसको इच्छा मृत्यु, एक प्रकार से आप सुसाइड भी समझ सकते हैं, इच्छा मृत्यु। तो भैया इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होगा, इच्छा से मर जाना। जो पुराने समय में होता नहीं था निर्वाण, आप कहते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म देखते हैं महापरिनिर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, समाधि ले लेना, वही है क्या, इच्छा मृत्यु, एथोनेसिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, एथोनेसिया हो जाएगा भैया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट पॉलिटिकल, वो केवल एक ग्रेट पॉलिटिकल ही नहीं है, बट ऑल्सो अ मैन ऑफ लेटर्स। अब यहां पर देखो अंडरलाइन किया गया किसको, अ मैन ऑफ लेटर्स को। फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन अबव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए अबव लिखा है, बिलो, बिलो होना चाहिए था, ठीक है। इधर देखो, अ मैन हु रोट मैनी लेटर्स, अ मैन हु रिसीव्ड मोर लेटर्स, अ स्कॉलर विथ लिटरेरी टेस्ट, अ गुड रीडर ऑफ लेटर्स। मतलब यहां पर अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब पहला है अ मैन हु रोट मैनी लेटर्स, वह व्यक्ति जिसने बहुत सारे लेटर्स अक्षर लिखे हों। दूसरा है अ मैन हु रिसीव्ड मोर लेटर्स, वह व्यक्ति जिसने बहुत सारे लेटर्स रिसीव किए हों अक्षर। अ स्कॉलर विथ लिटरेरी टेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो, लिटरेरी टेस्ट हो, मतलब साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति। अ गुड रीडर ऑफ लेटर्स, अक्षरों को अच्छे से पढ़ने वाला। तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉलर विथ लिटरेरी टेस्ट, वह व्यक्ति जिसमें क्या हो, लिटरेरी टेस्ट हो, जिसको जो उसको साहित्य पसंद हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स। जो क्या करता हो, रचना करता हो, ऑथर की मैं बात कर रहा हूं, जो लिखते हो, रचनाकार, उसको अपन क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स। समझे बात को। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। द स्टोरी टेलर नरेटेड द डैश ऑफ हीर एंड रांझा। अब जो स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी बताने वाला, जो जो कहानीकार है, वो क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है, बता रहा है, किसको, किसके बारे में बता रहा है, हीर और रांझा के बारे में बता रहा है, हीर और रांझा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, टेल, टिल, टेल, टाइल। अब देखो ये टेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूंछ। क्या होता है इसका मतलब, पूंछ होता है इसका मतलब। टिल का मतलब क्या होता है, जब तक या तब तक, तक होता है इसका मीनिंग, यहां तक, इस समय तक। टाइल का मतलब क्या होता है, जो घर में टाइल्स वगैरह नहीं लगता है, क्या बोल सकते, खपरेल बोल सकते हैं, खपरेल, जो टाइल्स वगैरह लगता है ना घर में, उसकी बारी बात हो रही है। अब टेल, टेल का मतलब होता है बताना। क्या होता है, बताना, टेल का मतलब होता है स्टोरी बताना, बताना। तो यहाँ पर जो नरेट है वो नरेट कर रहा है किसके, टेल को, टेल ऑफ, टेल मतलब क्या होता है, बताना या कहानी, किसके कहानी को, द टेल ऑफ हीर एंड रांझा, हीर और रांझे के कहानी को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेल। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेल आ जाएगा यहाँ पर। समझे बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वी वांट द चिल्ड्रन टू हैव द डैश पॉसिबल एजुकेशन। हम चाहते हैं बच्चे को क्या मिल पाए, अच्छे से अच्छा जो संभव हो वो शिक्षा बच्चा प्राप्त कर पाए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बेस्ट, गुड, वेरी गुड और बेटर। बेस्ट, गुड, वेरी गुड और बेटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बेटर आता है, ये कौन सी डिग्री में है, कंपैरिजन में है, कंपैरेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है ये, कंपैरेटिव डिग्री में है ये। और जब भी बेटर आएगा तो उसके बाद हमको THAN देन चाहिए। क्या चाहिए, THAN देन चाहिए। जब अपन दो लोगों की तुलना करते हैं ना, तो वहां पे क्या चाहिए होता है, अपने को बेटर चाहिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री, दो लोगों की तुलना या एक व्यक्ति का उस एक से अधिक लोगों के समूह से तुलना जिसमें वह व्यक्ति स्वयं शामिल ना हो, वहां पे समझिएगा। अभी मैं आपको एक समझाता हूं। जो अपन जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री
मतलब एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से तुलना करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री एक व्यक्ति का एक से अधिक लोगों के समूह से तुलना करना होता है, ये अपन जानते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति की तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति की तुलना एक से अधिक लोगों के ग्रुप से भी करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव का, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब मैं इस एक व्यक्ति की तुलना कर रहा हूं इस समूह से, तो ये एक व्यक्ति इस समूह का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये 10वीं क्लास का है, और मैं इसको बोलूं कि ये व्यक्ति अपने 10वीं क्लास में सबसे बदमाश है, लेकिन ये 9वीं क्लास के सारे लड़कों से अच्छा है, तब आएगा कंपैरेटिव डिग्री। और यहां पर देखिए इस एक लड़के का कंपेयर इस 9वीं क्लास के बहुत सारे लड़कों से हो रहा है, मतलब एक से अधिक से हो रहा है ना। पर क्या ये लड़का 9वीं क्लास का है क्या? नहीं, ये लड़का तो 10वीं क्लास का है ना, तो ये इस 9th क्लास के लड़कों के ग्रुप में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। जब एक व्यक्ति की तुलना एक से अधिक लोगों से हो, लेकिन ये व्यक्ति अलग ग्रुप का हो, इस वाले ग्रुप का मेंबर ना, वहां पे क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब एक व्यक्ति की तुलना उस समूह से हो जिसमें वह भी शामिल, मतलब ये व्यक्ति 10वीं क्लास में सबसे बदमाश लड़का है, तो ये भी 10वीं क्लास का है और 10वीं क्लास के सारे लड़कों से मैं इसका तुलना कर रहा हूं, तो वहां पे कौन सा आता है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द के साथ आता है। किसके साथ आता है? द के साथ आता है। गुड, बेटर और बेस्ट। गुड हुआ पॉजिटिव डिग्री, बेटर हुआ कंपैरेटिव डिग्री, बेटर के बाद आपको देन दिखना ही चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे ना। और जो बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और हमेशा इसके पहले क्या लगा होगा? द लगा होगा। क्या लगा होगा? द। इनके साथ हमें द का प्रयोग नहीं चाहिए होता है। तो यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, तो इसके बाद कौन सा डिग्री आएगा? बेस्ट, गुड, वेरी गुड और बेटर। द वेरी गुड हो नहीं सकता, द गुड हो नहीं सकता, द बेटर होता नहीं है, तो क्या होता है? द बेस्ट होता है। क्या होता है? द बेस्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेस्ट आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर? बेस्ट आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ही डैश asleep while he was driving। अब देखिए यहां पे एक चीज आया, क्या? while। क्या आया हुआ है? while आया हुआ है, और while क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन है? तो ये है भैया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है? ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जरा एक चीज समझिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन आता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब स्वतंत्र उपवाक्य, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब निर्भर उपवाक्य। इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। राम आम खाता है, कंप्यूटर दे रहा है, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके साथ जब अपन एक निर्भर वाक्य को जोड़ते हैं, राम आम खाता है और गाना गाता है, राम आम खाता है और जबकि गाना गाता है, या फिर जबकि उसका भाई खेलता है, याद रखिएगा। तो वहां पर जो दूसरा है वो क्या है? निर्भर है। तो यहां पर देखो जब एक इंडिपेंडेंट से दूसरा डिपेंडेंट को जोड़ते हैं, तो वहां पर जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही एक और नाम क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक और नाम क्या है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से एक डिपेंडेंट का नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट से एक दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन का एक नियम है भैया, कंजंक्शन वह पंडित है भाई जो दो बराबर चीजों को जोड़ता है। किसको? दो बराबर चीजों को जोड़ता है हमेशा। जैसे पंडित जो होता है, जब आपको पंडित शादी करनी होगी तो आप घोड़ी लेके मंदिर तो नहीं पहुंच जाओगे कि लो पंडित जी ये रही घोड़ी, ये रहा मैं, मेरी शादी करा दो। मार के भगाएंगे पंडित जी वहां से, आपको पता है कि नहीं पता है? अब जब पंडित जी के पास आपको जाना है तो आपको दो बराबर चीज को जाना पड़ेगा। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको भी मनुष्य को ही लेके जाना पड़ेगा। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा एक लड़की, वो भी मनुष्य है, फिर आप दोनों को पंडित जी जोड़ेंगे बंधन में। वैसे कंजंक्शन में क्या है? हमारे पंडित जी हैं। क्या है? ये भी हमारे पंडित जी हैं। और ये भी जोड़ते हैं किसको? दो समान तत्वों को। किसको? दो समान तत्वों को। अब यहां पर देखिए जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। यहां पर देखो ही डैश स्लीप व्हाइल ही वाज ड्राइविंग, हो गया। वह सो गया, वह सो गया कब? जब वह गाड़ी चला रहा था। वह सो गया कब सोया? जब वह गाड़ी चला रहा था, तो वह सो गया। तो यहां पर देखो क्या आएगा? फेल्स, ये तो हो नहीं सकता। हैज फॉलन, हो नहीं सकता। जब हैज फॉलन आएगा तो कैसे अजीब सा नहीं बन जाएगा? वह गाड़ी चला चुका था, क्या हो जाएगा? वह गाड़ी चला चुका था, वह सो रहा था। वह गाड़ी चला चुका था जबकि वह सो रहा था, यह अजीब नहीं हो जाएगा? विल फॉल होगा नहीं, तो ये आएगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में है। ये फेल्स प्रेजेंट में है, ये दोनों तो ऐसे कट गए। ये प्रेजेंट में ऐसा लगा, ये आ नहीं सकता। ये फ्यूचर में विल लगा है, ये भी आ नहीं सकता।
हैज फॉलन, ये भी प्रेजेंट में आता है, हैड नहीं है, क्या है ये, हैज है। आपको पता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, ये भी आ नहीं सकता। तो फेल आया, क्या आया, फेल आया। फॉल मतलब गिरना होता है, क्या होता है, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिरा। और आपको पता है पास्ट सिंपल में हम सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और ये V2 ही तो है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही तो है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फॉल, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फॉल आपका V1 होता है, और फेल क्या होता है आपका, V2 होता है। फेल क्या होता है आपका, V2 होता है भैया, फेल याद रखिएगा, है ना, V2 होता है आपका फेल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फेल, ही फेल अस्लीप, ही फेल अस्लीप व्हाइल ही वाज ड्राइविंग, वह उसे नींद पड़ गई, वह सो गया जब वह गाड़ी चला रहा था। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में आ नहीं सकता, ये फ्यूचर में आ नहीं सकता, और ये प्रेजेंट में है, ये भी आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हैज लगा हुआ है। तो आएगा क्या, एक पास्ट के सेंटेंस को एक पास्ट से जोड़ने के लिए कंजंक्शन दो बराबर को जोड़ेगा ना, तो एक पास्ट के लिए एक दूसरे पास्ट से, मतलब दोनों पास्ट में ही रहने चाहिए, तभी जुड़ पाएंगे आपस में, समझे बात को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं भैया अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Oh my love, like a red, red rose. The figure of speech used here. पहले आप समझिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिला रहे हैं टीचर का, तो आपको समझना पड़ेगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कहने का मतलब है, अपन हिंदी में बात करें तो इसको अपन कहते हैं क्या, अलंकार। क्या कहते हैं, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, अलंकार। अ फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू क्रिएट एन इफेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। तो यहां पर देखो, एक होता है मेटाफर, एक होता है सिमिले, एक होता है पर्सोनिफिकेशन, एक होता है ऑक्सीमोरॉन। जब भी आप समझिएगा, मेटाफर अगर मैं बता दूं तो एक चीज को डायरेक्ट दूसरा चीज कह देना। ये पेन क्या है, ये पेन ये बोर्ड है, मैं इस पेन को ये बोर्ड कह दिया। तुम्हारी आंखें तो हीरा है, तुम्हारी आंखों को मैंने क्या बोल दिया, हीरा बोल दिया। क्या होता है वहां पे, मेटाफर होता है। पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा जब अपन किसी निर्जीव चीज को कोई सजीव चीज की तरह बता दें। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा संध्या सुंदरी, 10वीं 11वीं में आपने पढ़ा होगा, वहां पर शाम को, शाम तो एक निर्जीव चीज है ना, उसको आपने क्या बता दिया, उसको आपने बता दिया एक सुंदरी, मतलब एक सुंदर स्त्री बता दिया आपने, तो आपने उसको मानव से कंपेयर कर दिया। जब भी किसी निर्जीव चीज को, when we compare a non living thing to a living thing, जब हम किसी एक निर्जीव को एक लिविंग की तरह कंपेयर करें, मतलब एक किसी निर्जीव चीज में एक जीवित मनुष्य का गुण बता दें, तो वहां पे क्या होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। तो ये हो नहीं सकता है। बात करते हैं सिमिले का, तो सिमिले जब भी सेंटेंस में लाइक और एज आए, मैं सो नहीं बोलूंगा भैया, याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में लाइक या एज आए, लाइक या एज दिखे आपको, जब मैं बोलूं कि तुम तो मेरे भाई की तरह हो, तो मैं क्या बता रहा हूं, यू आर लाइक माई ब्रदर, समझे, तुम क्या हो, मेरे भाई की तरह हो। उसका चेहरा जैसे देर ठंड की रात की चांद की तरह दिख रहा है, मतलब पीला पड़ गया है, क्या बोलूंगा, हर फेस लुकिंग लाइक लेट विंटर्स मून, वहां पे क्या आ रहा है, लाइक आ रहा है, समझे। जब भी लाइक और एज आते हैं सेंटेंस में, जब मैं किसी चीज को किसी चीज की तरह बता दूं, तो वहां पे होता है भैया सिमिले। क्या होता है वहां पे, सिमिले। उपमा अलंकार जानते हैं आप, बस वही उपमा अलंकार आप समझिए, जब अपन एक चीज को किसी दूसरे चीज की तरह बता देते हैं, वहां पर उपमा अलंकार। पहचान क्या है, लाइक और एज। बहुत से लोग सो बताते हैं, हालांकि सो में आदमी फंस जाता है कभी कभी, तो आपको सो को देख लीजिएगा, आप नहीं मानना है, आपको लाइक और एज देखना है बेसिक, बाकी आपको सेंस समझ के आंसर देना होगा, याद रखिए। यहाँ पे क्या है, ओ माई लव लाइक अ रेड रेड रोज, ओ मेरा प्रेम, है ना, क्या है, मेरा जो प्यार है वो क्या है, एक लाल लाल फूल की तरह है, मतलब लाल लाल गुलाब की तरह है। तो मेरा प्यार का तुलना किससे हो रहा है, लाल गुलाब से हो रहा है, समझे बात को। तो वहां पे क्या है, लाइक और एज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिमिले, जब हम किसी चीज को किसी चीज की तरह बता दें, समझे। ऐसे कहावत है, एक वो है, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिगण, राधा में चंद्रमा में है कलंक किंतु राधा है निष्कलंक। सुने आप लोग, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिगण, अब चंद्र सा आया ना, सा, वहां पे क्या आएगा, सिमिले। अब देखिएगा, एक मैं बताता हूं, चरण कमल बंदाओ हरिराय, क्या बोला मैंने, चरण कमल बंदाओ हरिराय। चरण और जो कमल है, चरण ही उनके क्या है, कमल है, और मैं उसी हरि के जो चरण है वो कमल है, मैं उसको बंधन कर रहा हूं, मैं मतलब उसका मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं झुक रहा हूं उस चरण के सामने में, समझे बात को। तो वहां पर जो चरण है वही क्या है, कमल है। जब एक चीज को डायरेक्ट दूसरा चीज बोल दिया जाए, वहां पे क्या होता है, मेटाफर। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु की तरह बोल जाए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिगण, मतलब राधा जी के मुख को चंद्रमा के जैसा कहते हैं मतिगण, मतलब बुद्धिमान लोग। तो वहां पे क्या आएगा, सिमिले, क्योंकि वहां पे क्या रहा है, सा। लाइक और एस जहां पे दिखे वहां पे क्या होता है, सिमिले होता है, बात को ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच मेथड इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग? परमानेंट लर्निंग मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, जो सीखना होता है उसमें क्या मैटर करता है? ठीक है, क्रैमिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग, रीडिंग और लिसनिंग। लिसनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भैया। क्या होता है? लिसनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। विच मेथड इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग? परमानेंट सीखने के लिए क्या होता है? लिसनिंग ज्यादा जरूरी होता है एक लैंग्वेज में, याद रखिएगा। आ जाते हैं, क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज, एक बच्चे का रोना क्या कहलाता है? एक बच्चे का जो रोना होता है वो क्या होता है? लैंग्वेज, साउंड, डायलेक्ट, साइन लैंग्वेज। भाषा, साउंड मतलब क्या होगा? आवाज। डायलेक्ट मतलब क्या होगा? बोली। साइन लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? इशारों वाली बोली, इशारों वाली बोली। और आपको पता होगा कि एक महिला ने रिसर्च किया था, महिला का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने रिसर्च किया था, जब बच्चा नै करके रोता है तो समझना उसके पेट में गैस बना होता है, ऐसे करके। तो बच्चे का जो रोना होता है ना वो साइन लैंग्वेज होता है। क्या होता है? साइन लैंग्वेज। केवल वो आवाज नहीं होता है, केवल वो भाषा तो होता ही नहीं है, बोली होता ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो शब्द बना ही नहीं पाता है। तो भाषा और बोली तो पहले ही काट दीजिए, भाषा और बोली आपका पहले ही खत्म। आवाज बस होता नहीं है, इसको भी काट दो तो क्या बना? वो साइन लैंग्वेज। जब बच्चा रोता है तो वो क्या है? एक साइन लैंग्वेज है, उसको आपको समझना होता है। बच्चे अलग अलग प्रकार से रोते हैं, जब उनको भूख लगती है तो अलग रोते हैं, जब पेट में उनके गैस होता है तो अलग प्रकार से रोते हैं, अलग अलग आवाज होती है, नए करके रोते हैं जब पेट में गैस होता है तो बच्चों की। ये एक पूरा ये अध्ययन है बच्चों का, याद रखिएगा। तो ये क्या है? साइन लैंग्वेज है। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज अ साइन लैंग्वेज। क्या है वो? साइन लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर बाय द टीचर इज अ पार्ट ऑफ, बताओ भैया क्या चीज का पार्ट है? फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नीदर समेटिव नॉर फॉर्मेटिव। ये होगा नहीं, ये भी अकेला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा गया फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज, इंग्लिश पढ़ाने में जो बहुभाषी जो कक्षाएं होती है उनका क्या योगदान होता है? अ हेडेक, एक सर दर्द है। अ हर्डल, एक बेकार चीज है भैया, हर्डल है, ठीक है, परेशानी है। नन ऑफ द अबव एन एसेट, हेडेक है नहीं, क्योंकि जितना भी जो क्लास होगा अगर वो मल्टीलिंगुअल होगा, बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जो अलग अलग बोली बोलते होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, तो भैया वो एक एसेट है आपके लिए, वो एक संपत्ति के समान है, याद रखिएगा। वहां पे जबरदस्त बच्चे को सिखाया जा सकता है उसके अपने भाषा में जाकर के, याद रखिएगा। और वहां पर बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करके भी आपस में बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो हर्डल है नहीं, हेडेक है नहीं, नन ऑफ अबव हुआ नहीं, तो क्या बचा? एन एसेट। क्या है वो? आपके लिए एक संपत्ति के समान है, याद रखिएगा। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग के लिए और इफेक्टिव लर्निंग के लिए भी। टीचिंग प्लान इज इनकम्प्लीट विदाउट, एक जो टीचिंग प्लान होता है, एक जो पढ़ाने का जो प्लान होता है वो किसके बिना इनकम्प्लीट है? ग्रुप वर्क, ऑब्जेक्टिव्स, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज और एक्टिविटीज होगा वो, है ना। होमवर्क, होमवर्क जरूरी नहीं होता है मेरे भाई, ग्रुप वर्क भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज ये भी जरूरी नहीं होते हैं। तो क्या बचा? ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। तो जो पढ़ाने का जो टीचिंग प्लान है मेरे भाई उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। जो आप किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, कि बच्चों को केवल बोलना सिखाना है, स्पोकन सिखाना है उस उद्देश्य से, कि बच्चों को ग्रामर सिखाना है उस उद्देश्य से, एकदम उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। मतलब बच्चों को सब कुछ सिखाने के उद्देश्य से जब भी आप एक टीचिंग प्लान बनाते हैं तो उसका उद्देश्य बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट। वी हैव बॉट अ न्यू हाउस। ओ हैव यू? व्हेन आर यू डैश? अब मैंने कहा, अब किसी कह रहे थे हमने नया घर खरीदा, अब हम लोग कह रहे हैं मिलकर के हमने नया घर खरीदा। सामने वाला बोल रहा है जिसको हम बता रहे हैं, ओ हैव यू? सही में क्या तुमने? बोले व्हेन आर यू डैश, तो फिर तुम कब वहां पर जा रहे हो रहने के लिए, तो फिर तुम वहां पर कब रहने जा रहे हो। तो गेटिंग इन, मूविंग इन, टर्निंग अप, ठीक है। शावरिंग ऑफ, शावरिंग ऑफ होगा नहीं, ऑफ का मतलब होता है बंद करना या छोड़ना, ये डिसकनेक्शन या सेपरेशन को दिखाना है, दो चीज को अलग करने का। तो यहाँ तो कनेक्ट होने की बात हो रही है ना, उस नए घर में लोगों के कनेक्शन की बात हो रही है कि कब आप लोग जाकर के वहां रह रहे थे, तो हुआ नहीं, ठीक है। टर्निंग अप,
टर्न अप मतलब किसी चीज को चालू करना, ये तो हुआ नहीं। गेटिंग इन ये होगा नहीं, क्या होगा, मूविंग इन होगा, क्या होगा, मूविंग इन हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं अपन। 16वां, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको भैया करेक्ट कंजंक्शन यूज करना है। मोहन इज टॉल डैश हिज ब्रदर इज शॉर्ट। यहां पर देखिएगा बात किसके बारे में हो रही है, मोहन और उसके भाई के बारे में। मोहन और उसके भाई दो लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। मोहन की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, क्या है, वो लंबा है। लेकिन उसका भाई क्या है, छोटा है, शॉर्ट है। हाइट में क्या है, छोटा है, नाटा है, क्या है, नाटा है। ठीक है, ये लंबा है और ये नाटा है। तो मोहन लंबा और उसका भाई नाटा है, तो दो विपरीत बातें हैं ना। मोहन और उसके भाई के बीच विरोध है कि नहीं है, दो विपरीत चीजें हैं कि नहीं है। और जब भी अपन बात करते हैं एंड का मतलब होता है और, ये आएगा नहीं, ठीक है, ये आएगा नहीं। येट का मतलब होता है अब तक, ठीक है, अब तक, ठीक है, ये आएगा नहीं, काट दीजिए इसको भी। ठीक है, सो का ये भैया ये रिजल्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, ये रिजल्ट दिखा। देखिए यहां पर ना एंड का काम होता है टू ऐड वन थिंग इन अनदर। समझिएगा, एक चीज में दूसरे चीज को जोड़ने के लिए अपन एंड का प्रयोग करते हैं, वो होगा नहीं। दूसरा येट, अब होता है जैसे मैंने आपको कोई काम बोला कि बेटा मैं आ रहा हूं बाजार से, आप इस काम को करके रखना, और मैं बाजार से वापस आ गया, आपने काम शुरू नहीं किया है, मतलब ना तो कभी काम शुरू हुआ ना अब भी काम चल रहा है, वहां पे क्या आता है, येट आता है। तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। सो क्यों आता है भैया, ये रिजल्ट को दिखाता है, परिणाम को दिखाने के लिए आता है। तो यहाँ पे भी परिणाम थोड़ी है, ये रोहन लंबा है और उसका भाई छोटा, इसमें रोहन के द्वारा किए गए काम का परिणाम थोड़ी है, नहीं है। जैसे मैं बोलूं ही वॉज लेट सो ही मिस द ट्रेन, वह क्या था, लेट था, इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई। तो परिणाम क्या था उसके लेट होने का, कि उसकी ट्रेन छूट गई, वहां पे क्या आएगा, सो आएगा। बट आता है भैया कॉन्ट्रास्ट के लिए, किसके लिए आता है ये, कॉन्ट्रास्ट के लिए। अगर आप मुझसे पढ़ चुके हैं कंजंक्शन तो आपको पता होगा कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोध, क्या होता है, विरोध को दिखाता है। तो बताओ यहाँ पे दोनों पे विरोध है कि नहीं, इधर लंबा और इधर नाटा। तो मोहन इज टॉल बट, लेकिन उसका भाई क्या है, शॉर्ट है। और आपको मैं बता दूं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारे ही आपके क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है भैया। ठीक है, ये सारे क्या है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये क्लियर है बात, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, यहां पर देखो एंड येट बट सो, ये भी क्या है, चारों के चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पढ़िए जरा, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन कॉलम बी। दो कॉलम दिए गए हैं यहाँ पे आपको, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। यहाँ पर देखो चार वर्ड्स दिए गए, आपको क्या करना है, मैच करना है उसको ए को बी से। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कोड में, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रीट ग्रीट, ग्रेट ग्रेट ग्रीट ग्रीट। ये ग्रेट क्या होता है, ग्रेट इसका मतलब होता है ग्रेट करना। कहते हैं ना इसको, अदरक को ग्रेट कर दो, लहसुन को ग्रेट कर दो, मतलब छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना। ग्रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेट करके डालो, मतलब सब्जी में जब अपन डालते हैं तो अदरक को ग्रेट करके, आपने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना। रब इनटू स्मॉल पीसेस, क्या करना, आपको रगड़ करके स्मॉल पीसेज में तोड़ना। तो क्या हो जाएगा, पहला का 4 हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जरा यहाँ देखिए, GREAT ग्रेट, महान। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान, बड़ा, विशाल, वृहद, ये क्या होता है, ग्रेट होता है। यहाँ पर देखिए, रिजोल्यूशन टू वेलकम समबडी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ग्रेट मतलब क्या होता है, वृहद होता है, महान, वृहद। तो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा, 4 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अपन ग्रीट, GREAT ग्रीट। ग्रीटिंग कहते हैं ना, ग्रीटिंग, ग्रीट करना, स्वागत करना, ग्रीटिंग कहते हैं, नहीं कहते हैं। टू वेलकम समबडी, टू वेलकम समबडी, किसी का स्वागत करना। तो यह इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो इसका क्या होगा, ये होगा, और इसका ग्रेट का ये हो गया, और इसका ग्रेट का ये हो गया। बच क्या गया, ग्रेट का रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब समाधान। ग्रेट का मतलब क्या होता है, समाधान। तो उसका क्या हो गया, पहला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। ठीक है, ABCD, ठीक है, 4 3 2 1, ये देखो, ये 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझे, ग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। आगे बढ़ जाए जरा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
18, एंटोनेम ऑफ द वर्ड ग्लट। ग्लट का मतलब क्या होता है? ग्लट का मतलब होता है भैया भरमार, भरपूर, बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, भरमार, एकदम भरपूर, एकदम बहुत ज्यादा। इसका मतलब होता है ग्लट का मतलब होता है। हमको क्या पूछा है? एंटोनिम, विलोम, विपरीत शब्द पूछा। क्या पूछा अपने को? विपरीत पूछा। किसका? ग्लट का। शॉर्टेज, ठीक है, श्राउड, शाउट और सिक। समझना, सिक का मतलब क्या होता है भैया? बीमार। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार। शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, चिल्लाना। श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन। क्या होता है इसका मतलब? कफन होता है। और शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? कमी। अब देखो, भरमार और उसका उल्टा क्या है? कमी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भरपूर का उल्टा क्या हो जाएगा? कमी तो हो जाएगा ना। चलिए 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टू गेट सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स, रमेश हैड टू। यूपीएससी जो कि भैया सिविल सर्विस एग्जाम है, उसमें सक्सेस पाने के लिए रमेश को क्या करना है? रमेश को क्या करना था उसमें सक्सेस पाने के लिए? रमेश को क्या करना था? कंप्लीट द अबव सेंटेंस बाय सेलेक्ट द करेक्ट ईडियम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब उसको आपको भैया करेक्ट ईडियम से यहाँ को जगह को इसको फिल करना है आपको। बर्न हिज ब्रिजेस, क्या कर दे भैया वो सिलेक्ट होने के लिए? अपने ब्रिज जला दे। बर्न हिज मिडनाइट ऑयल, अपने आधी रात का तेल जला दे। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जो कैंडल है उसको दोनों तरफ से जला दे। बर्न हिज फिंगर्स, अपने उंगली को जला दे। समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, जब यूपीएससी के एग्जाम में तरक्की पाने के लिए, सफलता पाने के लिए उसको क्या करना था? तो उसको भैया बर्न हिज ब्रिजेस, ये नहीं होगा, ठीक है। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, ये नहीं होगा, ठीक है। बर्न हिज फिंगर्स, ये नहीं होगा। बर्न हिज मिडनाइट ऑयल, मतलब रात रात भर जाग करके उसको पढ़ना चाहिए था। आधे आधे रात में उसको भैया लालटेन जला करके, ऑयल का मतलब हुआ यहाँ पर लालटेन जलाना या फिर दिया जलाने से यहाँ पर तात्पर्य है। तो बर्न हिज मिडनाइट ऑयल मतलब वो रात रात भर क्या करे? दिया जला करके पढ़े, ये कहा जा रहा है। मतलब रात रात में, मिडनाइट में ऑयल उसको अपना बर्न करना चाहिए था। ये होगा इसका सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बर्न हिज मिडनाइट ऑयल मतलब रात भर पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? रात भर पढ़ाई करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मोहन गेट्स अप एवरी डे एट 5 इन द मॉर्निंग। द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब इन द अबव सेंटेंस एक्सप्रेसेस। अब देखो, गेट्स अप उठता है। गेट्स अप का मतलब क्या हुआ? उठता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? मोहन गेट्स अप, मोहन उठता है हर दिन, एवरी डे एट 5 इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे। कब उठता है? सुबह 5 बजे उठता है। ये जो सुबह के 5 बजे जो उठता है रोज, ये क्या है? एक प्लान्ड एक्शन है, एक हैबिचुअल एक्शन है, कंपल्सन है और अ परमानेंट ट्रूथ। एक परमानेंट सत्य है क्या? नहीं भैया, गलत है कि मोहन का तबियत खराब होगा, वो नहीं उठ पाएगा सुबह 5 बजे। या रात भर मान लीजिए वो पार्टी करके आएगा तो वो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएगा। मान लीजिए वो 3 बजे आके सोए तो 5 बजे कैसे उठेगा? या रात भर उसने पढ़ाई की है तो वो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएगा। तो ये तो भैया परमानेंट ट्रूथ नहीं है। कंपल्सन बिल्कुल कंपल्सरी है, रोज करता है, जरूरी नहीं है। उसकी इच्छा होगी, कभी उसका मन करेगा लेट से उठने का तो वो चाहे तो और सो सकता है 5 बजे उठने के बाद दोबारा से, तो कंपल्सरी नहीं है। हैबिचुअल एक्शन और प्लान्ड, प्लान करके नहीं सोता भैया रात में कि सुबह 5 ही बजे उठना है, नहीं। ये क्या है? उसके हैबिट में है। क्या है ये? उसके हैबिट में है, हैबिचुअल एक्शन है उसका वो, कि वो क्या उठ करता है? रोज सुबह 5 बजे उठ जाता है, वो उसके हैबिट में है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है? मतलब बोलने का वो नहीं है डिसऑर्डर, मतलब विकार नहीं है। कौन सा भैया जो इसमें बोलने में जो कि आपको बाधा पैदा नहीं करता है? मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, फ्लुएंसी धारा प्रवाह, ये तो बोलने से संबंधित है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। वॉइस डिसऑर्डर, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर, ये भी नहीं आएगा। तो बच क्या गया? मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब रूपात्मक। और बोलने में कहीं भी रूपात्मक का यूज नहीं होता है भैया, चित्र बनाने में होता है, देखने में होता है, रूपात्मक का यूज बोलने में कहीं भी नहीं होता। तो ये क्या है? रूपात्मक डिसऑर्डर मतलब रूपात्मक विकार बोल सकते हैं डिसऑर्डर को, मेरे हिसाब से विकार बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ लैंग्वेज। इसमें से क्या लैंग्वेज का नियम नहीं है? भाषा के लिए इसमें से क्या नियम नहीं है? फोनोलॉजी मतलब श्रव्य, श्रव्य होना चाहिए भाषा। हाँ भैया, भाषा है मतलब वो श्रव्य होना चाहिए। आप ऐसा बोले कि सामने वाला सुन पाए, तभी वो क्या भाषा माना जाएगा? एक भाषा। आप
ऐसे मुंह हिलाएंगे तो थोड़ी भाषा माना जाएगा, ठीक है, केवल मुंह हिलाने से भाषा नहीं माना जाता वो। मॉर्फोलॉजिकल, हाँ भैया मॉर्फोलॉजी होना चाहिए उसमें, ठीक है। सेमेंटिक्स होना चाहिए, सेमेंटिक्स का मतलब होता है का वो स्वर व्यंजन, जो स्वर ध्वनि जो होते हैं सेमेंटिक्स, काव्य रचना है। मॉर्फोलॉजिकल में भी क्या होता है, काव्य और श्रव्य बोलने से संबंधित होता है ये, ठीक है, सुनने बोलने, और जो स्वर ध्वनि होते हैं ये सेमेंटिक होता है। आया क्या, फॉर्मलिज्म, जरूरी नहीं है भैया आपका भाषा औपचारिक ही हो, फॉर्मल ही हो, कभी कभी भाषा अभद्र भी होता है वो, लेकिन भाषा ही तो है, अभद्र भाषा है, समझे। तो फॉर्मलिज्म ही जरूरी नहीं है भाषा में, ये जरूरी है, ये होना ही चाहिए, पर ये नहीं भी होता है कभी कभी भाषा में, तभी तो लोग गाली बकते हैं, समझे बात को। तो फॉर्मलिज्म कहाँ गया वहां से, तो ये कंपल्सरी नहीं होता किसी भी एक भाषा में। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर इज नोन एज, ये क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा, इज नोन एज। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर, मतलब कोई लंबा चौड़ा लिखा हुआ टेक्स्ट जो पढ़ना होता है, उसको आप पढ़ रहे हैं कोई अपना खुद के प्लेजर के लिए, अपने ही सुख के लिए, उसको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। स्किमिंग नहीं, स्कैनिंग नहीं, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब हो गया भैया गहन अध्ययन नहीं, एक्सटेंसिव मतलब मजे के लिए पढ़ना, क्या होगा, एक्सटेंसिव रीजन कहलाएगा, रीडिंग कहलाएगा वो, मजे के लिए पढ़ना किसी चीज को, ठीक है, लंबे चौड़े टेक्स्ट को मजे के लिए पढ़ना क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं अपन। द वेदर इज देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है जो कि 4 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और हमने चौथा पार्ट यहाँ पे रख दिया नो एरर का, ठीक है। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर नो एरर। यहां से यहां तक द वेदर से लेकर के बिफोर तक एक सेंटेंस है जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द वेदर इज पार्ट ए, मच मोर वार्मर देन ये हो गया आपका पार्ट बी, इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर ये हो गया पार्ट सी। समझे बात को, कहने का तात्पर्य यह है कि जो वेदर है, जो मौसम है वो क्या है, ज्यादा गर्म है, ठीक है, किससे, कुछ दिनों पहले के मौसम से आज का मौसम ज्यादा गर्म है, समझे। अब यहां पर देखेंगे जरा आप, द वेदर इज मच मोर, यहां पर देखिए मच और मोर दोनों क्वांटिफायर हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। मच आता है ज्यादा को बताने के लिए, साधारण तौर पे मैं जब बोलूं कुछ चीज ज्यादा, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं क्या, मच, मच का प्रयोग कहां पे होता है, ज्यादा, ठीक है, ये क्या दिखाता है, ज्यादा, क्या दिखा, ज्यादा मात्रा, ज्यादा मात्रा मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, किसके लिए आता है ये, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जो मतलब अगणनीय संज्ञा के लिए। मोर जो होता है भैया, मोर वो काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है, काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है, लेकिन मोर के साथ एक कंडीशन है कि जब क्या रहो, कंपेयर हो रहा हो, क्या हो रहा हो, जब कंपेयर हो रहा हो तभी आएगा मोर। यहां पर ये पॉजिटिव सेंस में आता है, मच ज्यादा को बताता है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी आप गिन नहीं सकते हैं, मौसम को आप गिन नहीं सकते हैं, गर्मी को आप गिन नहीं सकते हैं, ठंडा को आप गिन नहीं सकते हैं, वहां पे क्या आ जाएगा, मच और मोर दोनों आ सकता है, लेकिन मच साधारण तौर पर जब मैं बात करूं तब आएगा, और कंपेयरिंग के लिए क्या आएगा, मोर आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आता है मोर। इसके बाद देन आना चाहिए, देखिए यहाँ पे देन तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए वार्म, विशेषता क्या है, वार्म, वार्म मतलब क्या हुआ, गर्म, वार्म, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री जब अपन कंपेयर करते हैं, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है आज के मौसम का और कुछ दिनों के पहले में जो मौसम था उसका। तो आज का मौसम क्या है, ज्यादा गर्म है, किससे, कुछ दिनों के पहले के मौसम से। तो देखिए जब अपन कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं ना, तो एडजेक्टिव में या तो अपन शुरू में मोर लगा देते हैं या तो लास्ट में ईआर लगा देते हैं। पहचानने का तरीका ये, जब कोई भी एडजेक्टिव एक लेवल में कंप्लीट होता है, किसमें, एक लेवल में, एक शब्दांश में। शब्दांश कैसे पहचानना है, अपने ऐसे बनाना है, फिस्ट बनाना है मुट्ठी, और अपने चिन्ह के नीचे रखना है, थोड़ी के नीचे, और आपको वो एडजेक्टिव उच्चारण करके देखना है। जैसे बोल के देखिए आप लोग, वार्म, ये एडजेक्टिव बोले ना, वार्म, WARM, वार्म, तो एक बार टच हो रहा है दोनों, वार्म, एक बार बस टच हो रहा है, तो आपको क्या लगा देना होता है, ER लगा देना होता है, क्या लगा देना होता है आपको लास्ट में, ER लगा देना होता है। और जब एक बार से ज्यादा बार टच होता है तो उसके पहले मोर लगा देते हैं। ऐसे मैं बोलूं ब्यूटीफुल, 3 बार टच हो रहा है, कितने बार, 3 बार, ब्यूटीफुल 3 बार टच हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसके पहले मोर लगा देंगे ब्यूटीफुल के पहले। लेकिन इन दोनों के ही बाद देखो, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख दूं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मोर, तो ये क्या बन गया, इसका कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे वार्म था, एक लेवल में कंप्लीट होता, मैंने क्या लगा दिया, ER लगा दिया। और इन दोनों के ही बाद क्या है, देन कंपलसरी है, देन आना कंपलसरी है इन दोनों के बाद। तो यहाँ पर देखिए वार्मर देन, तो जब यहाँ पर वार्मर आ ही गया, यहाँ पर वार्मर आ ही गया, तो यहाँ पर भैया मोर लगाने की क्या जरूरत थी, या तो मोर आएगा या तो वार्मर आएगा, या तो मोर आएगा या तो वार्मर आएगा। देखिए
कंपैरेटिव डिग्री में ही है दोनों के दोनों। यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है, वार्मर आया हुआ है, तो यहाँ पर देन लगा है, इसके पहले कुछ नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल है, जो कि एक से ज्यादा लेवल में कमिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। ई आर और मोर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देखिए यहाँ पर ई आर आया है तो मोर नहीं आया है, यहाँ पे मोर आया है तो ई आर नहीं आया है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर देखिए ई आर आ गया है आपका, और यहाँ पर देखिए मोर भी आ गया है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से मोर को काट दीजिए। किसको काट दीजिए, मोर को काट दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर नहीं आएगा भैया, एक ही लेवल में कमिट हो रहा है क्या, वॉर्म, WARM, वॉर्म, एक लेवल में कमिट हो रहा है, मतलब एक ही बार टच हो रहा है आपका चिन और आपका फिस्ट, वॉर्म, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ER लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वार्मर देन। और मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो मच रह जाएगा, मच का कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा क्या था, गर्म था, किससे, बाकी दिन के पहले मुकाबले से। समझे बात को। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ हो गया, इसके पार्ट बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इट वुड बी मोर बेटर इफ शी विथ एन ऑर्केस्ट्रा, if she sang with an orchestra, it would be more better if she sang with an orchestra। ये और ज्यादा अच्छा होता कि जब वो क्या करती, ऑर्केस्ट्रा के साथ गाती। क्या होता, जब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ गाती। अब देखिए गुड, गुड, बेटर एंड बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री में गुड आता है। कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होता है गुड का, पॉजिटिव डिग्री। बेटर होता है भैया आपका कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और जो बेस्ट होता है ना, वो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है गुड, बेटर एंड बेस्ट का, अगर आप जानते होंगे तो। कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहां पर देखिए गुड पॉजिटिव डिग्री में है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। यहाँ पर क्या है, इट वुड बी मोर बेटर इफ शी sang विथ एन ऑर्केस्ट्रा। ये और ज्यादा अच्छा होता कि वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती। यहाँ पर देखिए मोर भी और बेटर भी पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ER लगा है कंपैरेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे ER लगा है, तो यहाँ पे शुरू में अपने को मोर की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, बेटर बनता है, लास्ट में ER आया तो शुरू में मोर क्या हो सकता नहीं है। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ है, पार्ट बी में। यहाँ पर आपका मोर नहीं आएगा, दोनों नहीं आएगा, याद रखिए कंपैरिजन। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एल्डेस्ट प्रिंस इज द हेयर ऑफ द थ्रोन। जो सबसे बड़ा, एल्डेस्ट मतलब क्या हुआ, बड़ा, प्रिंस है, युवराज है, जो सबसे बड़ा राजकुमार है, वही क्या है, हेयर है, इज द हेयर ऑफ द थ्रोन। वही क्या है भैया, इस गद्दी का मालिक है, अगला बनने वाला राजा वही है। ठीक है, इज द हेयर ऑफ द थ्रोन। अब देखो हेयर जो वर्ड है ना, हेयर, इसके साथ ऑफ नहीं आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। हेयर टू द थ्रोन, क्या आएगा यहाँ पे, हेयर टू द थ्रोन, ऑफ नहीं आता हेयर के साथ, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन का है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एज इट विल अफेक्ट देयर आई साइट। जो बच्चे हैं उनको टीवी दूर से देखना चाहिए, टेलीविजन दूर से देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इनके आई साइट को, मतलब उनकी आंखों के रोशनी को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस। देखो फ्रॉम और डिस्टेंस ये साथ में ऐसा नहीं आता, ये एक फ्रेज है। ये क्या है, एक फ्रेज है जो कि होता है फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या होता है ये, फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना, ये फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक फ्रेज होता है। तो यहाँ पर ना ए मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है। फ्रॉम डिस्टेंस नहीं होता, फ्रॉम और डिस्टेंस दोनों साथ में नहीं आते, बीच में क्या रहता है, ए रहता है। तो फ्रॉम अ डिस्टेंस होगा। कौन से पार्ट में गड़बड़ है, पार्ट बी में गड़बड़ है, याद रखिएगा। ये एक फ्रेज है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से। ठीक है, एक निश्चित दूरी से। द हिंदी क्वेश्चन पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफेस्ट फॉर 7th ग्रेड स्टूडेंट्स। जो हिंदी क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ था। क्या था, बहुत ज्यादा टफ था, किसके लिए, 7th के स्टूडेंट। यहाँ पर देखो क्या आया हुआ है, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, और क्या आया है, टफेस्ट। यहाँ पर देखो EST लगा है। जब भी टफ, विशेषता क्या है, टफ, TOUGH, टफ, ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या, ये एक एडजेक्टिव है। और जब भी किसी एडजेक्टिव में अपन EST सफिक्स जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, EST जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, टफेस्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टफेस्ट बना हुआ है, तो वहां पर वो सुपरलेटिव डिग्री होता है।
पर क्या कहा जा रहा है क्या कि 7वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सारे क्लास के हिंदी के क्वेश्चन पेपर से कठिन है, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है ना। जब इसका कंपैरिजन एक ग्रुप से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और जब एक्सट्रीमली आ ही गया है, एक्सट्रीमली का मतलब खुद क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर टफेस्ट की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, यहाँ पर केवल टफ में हमारा काम बन जाएगा। तो कौन सा एरर हो गया? ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया? एरर हो गया। दोस्तों ये 28 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, आपको बिल्कुल इनको एनालाइज कर लेना है और इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ लेना है। तो अपन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन सीरीज देख करके। हम ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे उड़ान IAS के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।